क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट मई मंथली एग्ज़ाम हिंदी का ऑब्जेक्टिव ओरिजिनल पेपर आप सभी के बीच लाए हैं। कल जाइए और इसे खाली आपका आंसर बता रहे हैं तेज़ी से। देखिए 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको कितना 25 का ही ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। तो चलिए हम जल्दी से आपको बता देते हैं, कल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए पहला क्वेश्चन है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर बिल्कुल ही रखिएगा, विशेषण कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। दूसरा नंबर है स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो स का उच्चारण स्थान आपको बिल्कुल याद रखना है बाबू, क्या होगा, दंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा नंबर है, तेजी से करा रहे हैं आप लोग, खाली आंसर आपको बता देते हैं। ठीक है, ह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो ह ध्वनि का उच्चारण स्थान कंठ होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 5 होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। और अगला प्रश्न है कि समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो देखिए समुच्चय का जो सही संधि विच्छेद होता है बाबू, वो सम जोड़ उत जोड़ चय होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला नंबर और 6 नंबर है कि आपने क्या खाया है। इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है। मेरे साथी एकदम ओरिजिनल पेपर दे रहे हैं, एकदम आपको एकदम ऑथेंटिक पेपर है। एग्जाम में जाइए और यहाँ पे मिला के आइएगा। ठीक है, तो 6 का और यहाँ पे ओरिजिनल होगा तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का देंगे। तो 6 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 7 नंबर प्रश्न है कि राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है। तो इस यहाँ पे 7 का ऑप्शन नंबर कर्म कारक की विभक्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो आपको देखिए 9 का हो जाएगा यहाँ पे शुद्ध शब्द आपको सही। ठीक है, तो असुर यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। ठीक है, ठीक है। चलिए अगला है 10 नंबर कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो 10 का बिल्कुल याद रखिएगा, वह गीत की 2-4 लड़ियाँ गाती है। ठीक है, चलिए लड़ियाँ होगा। 11 नंबर है कि अमावस्या शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। तो अमावस्या का विलोम शब्द पूर्णिमा होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए कनक शब्द का अर्थ क्या होता है। तो कनक का अर्थ होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट सोना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर है कि राजगृह में कौन सा समास है। तो राजा, ठीक है, राजा के गृह में यानी घर में रहने वाला। ठीक है, तो ये तत्पुरुष हो जाएगा, 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर की पराजय शब्द में जुड़े उपसर्ग के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अंश को बदल देता है, तब परा क्या हो जाएगा, ये उपसर्ग हो जाएगा। देहाती शब्द में प्रत्यय जो किसी शब्द के लास्ट में जुड़ता है, देहाती। ठीक है, देहाती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 15 का, सॉरी देहाती। ई क्या होगा, ई होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा बाबू। ठीक है, उच्चारण करके देखिए। चलिए 16 नंबर प्रश्न है कि मूंगा शब्द का लिंग क्या है। तो देखिए मूंगा शब्द का जो लिंग है ये पुल्लिंग है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर है कि जो सबको समान भाव से देखे, इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द लिखें। तो यहाँ पे बिल्कुल ही समदर्शी हो जाएगा, जो समान भाव से सबको देखता है। कमल शब्द का निम्न में कौन पर्यायवाची शब्द होगा। तो कमल का हो जाएगा सरोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू। चलिए अगला प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। तो बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था, सॉरी कब हुआ था, तो 19 का यहाँ पे 23 जून 1844 को हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। और अगला प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो बाल जो कृष्ण भट्ट थे ये भारतेंदी युग के यहाँ पे निबंधकार थे बाबू, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर की कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो बाबू याद रखिएगा कि परीक्षा गुरु ये बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। 22 नंबर प्रश्न है
कि बाल कृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य की एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो ये हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर। बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो यहाँ पे अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना। ठीक है, यानी चुप होकर अपने आप से बातचीत करना। 24 का मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि थे? तो ये सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के ये कवि थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 25 नंबर की निम्न में मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित रचना कौन सी है? तो मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा जो रचना ये है, ये हो जाएगा पद्मावत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जैसी बाईं आंख और कान से कैसे वंचित हुए थे? तो ये हुए थे दुर्घटना के कारण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 27 नंबर की पाठ्य पुस्तक में संकलित जैसी रचित कड़बक शीर्षक कविता जैसी के किस ग्रंथ से लिए गए हैं? तो ये पद्मावत से लिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगला प्रश्न आपको तो आंसर देना है 25 का है, लेकिन हम आपको 30 का आंसर देंगे, 30 का 30। ठीक है, निम्न में कौन प्रेम के पीर के कवि हैं? तो आपको बिल्कुल ही पता होगा, यहाँ पे प्रेम के पीर कौन हो जाएंगे? जायसी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जैसी रचित कड़बक शीर्षक कविता की जो भाषा थी, ये अवधी भाषा में थे किए थे। ठीक है, और 30 और लास्ट प्रश्न है बाबू यहाँ पे कि जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है? तो अपनी आँख की जो उपमा की है दर्पण से की है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू, लाइक कर दीजिए।